हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले क्लास में एक बड़ा टॉपिक जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड वो शुरू किए। हम सेमेस्टर वन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा सीरीज शुरू किया हूँ। हम सेमेस्टर वन का ऑल सब्जेक्ट का सीरीज यूट्यूब पर सारा प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि ओडिशा में एप्लीकेबल हो चुका है। अब से एग्जाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जो अभी सेमेस्टर वन के बच्चे हैं उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्स देना पड़ेगा। तो एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो। पुराने सिलेबस और अभी वाले सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो एनईपी के अकॉर्डिंग तुम्हें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड का हम पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हम सबसे पहले समझे थे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके अजम्पशंस के बारे में पढ़े। फिर हम ये डायग्राम पढ़े थे और टेबल पढ़े थे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड में चार रिलेशनशिप पढ़े थे। चार चीज, इनवर्स रिलेशनशिप, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप और वन साइडेड। चार पॉइंट हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज आगे चलेंगे और जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई प्राइस व्हेन प्राइस गोज अप डिमांड कम्स डाउन। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस राइज करने से डिमांड कम हो जाता है। तुम बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस है। मानता हूं ये कॉमन सेंस है, लेकिन हर एक कॉमन सेंस के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जैसे अगर तुम बॉल को फेंकोगे तो नीचे गिरेगा, सर ये तो कॉमन सेंस है। उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस का कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं। तो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरीके से जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे आता है। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स है। क्या लॉजिक्स है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। बहुत ऑब्वियस सा बात है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा वो हम लोग कुछ रीजंस के साथ आज पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ज़रूर से मैसेज करना। मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूंगा और नीचे मोबाइल ऐप का लिंक है, मोबाइल ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कमेंट किया करो यार, हर एक वीडियो में कमेंट किया करो जिससे हम तुम्हारे से कनेक्ट हो पाए। हम जान पाएंगे कि हाँ तुम सीरियली सारे वीडियोस को देख रहे हो, तुम पूरा सीरीज को पढ़ रहे हो। तो कोई भी कमेंट, चाहे एक थैंक यू लिख दो, एक इमोजी बना दो, कुछ भी करो, लेकिन एक कमेंट करने का आदत डालो। हर एक वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर से करना। ठीक है, आ जाओ रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? बचपन में पढ़े थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। अगर तुम सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में तुम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे। अगर तुम सीबीएसई से बिलोंग नहीं करते, तुम किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो शायद तुम ये नहीं पढ़े होगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम ये नहीं पढ़े हो पिछले क्लासेस में तो तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा सा कम कम समझ में आएगा। मैं जानता हूं ये बात। तुम्हें लगेगा सर ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। मैं इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, ये जो यूनिट नंबर वन है, इसमें तीन टॉपिक्स हैं। एक डिमांड है, दूसरा सप्लाई है और तीसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जब टॉपिक आएगा वहां पर मैं तुम्हें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को बाद में फिर से एक बार ऑटोमेटिकली कवर करने वाले हैं। तो आज समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। आ जाओ। Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। पहला, तुम्हें बहुत तेजी से मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। ठीक है, मैं तुम्हें छोटा सा एक आइसक्रीम ला कर दिया, तुम खाए, तुम्हें बड़ा मजा आया। दूसरा आइसक्रीम दिया, तुम वो भी खा गए, तुम्हें मजा आया। तीसरा दिया, तुम वो भी खा लिए। चौथा दिया, तुम वो भी खा लिए। लेकिन अब जब तुम खा रहे हो तुम्हारा मन भर चुका है। तुम अब मैं दे रहा हूँ बोलकर खा रहे हो। मैं फिर से दिया, अब तुम बोले नहीं नहीं बस हो गया, बहुत आइसक्रीम खा लिया, अब आइसक्रीम खा खा कर मन भर गया है। और आइसक्रीम दिया, तुम और खाए। क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम्हारा तबीयत खराब हो जाए। तो जो मजा आ रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सजा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, एक के बाद एक यूनिट उसका कंज्यूम करते जाते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें उसको कंजम्पशन करने का मन बंद हो जाता है, हम उसे कंज्यूम नहीं करना चाहते।
तो वहां पर जाकर क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि कोई भी इंसान किसी कमोडिटी को अगर कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाएगा तो धीरे धीरे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। कम होते होते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा कि उसे उस कमोडिटी को कंज्यूम करने का मन नहीं करेगा, और उसके बाद भी वो कंज्यूम कर ले तो फिर उसे नेगेटिव यूटिलिटी मतलब डिस यूटिलिटी होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो उसे तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगा उसका। बात समझ रहे हो? चलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी derived फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। डिमांड डिपेंड करता है उसकी यूटिलिटी के ऊपर। इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे। तो ये है पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के। इसके पीछे एक्चुअली एक और लॉजिक भी है, मैं तुम्हें बता देता हूं, शायद तुम्हें समझ में आए ना आए कोई बात नहीं। देखो, प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का 10 रुपए है तो यहाँ पर मान लो क्वांटिटी है और यहाँ पर यूटिलिटी है। पहला यूनिट खाए 100 यूटिल मिला, दूसरा खाए 180 हो गया, तीसरा खाए। तो जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी बनाऊंगा तो पहला वाले से 100 मिला, दूसरे वाले से 80 मिला, ठीक है। तो तीसरा में अगर मैं जाता हूँ तो मान लो ये आ जाता है 250, तो ये तीसरा वाले में 70 मिला। चौथा में मान लो आ जाता है 300, तो ये तीसरा वाले में 50 मिला। तो ऐसे जा जाकर मैं कब स्टॉप करूंगा, जहां पर मेरा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगा। मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी 10 आ जाएगा तो मैं वहां पर स्टॉप कर जाऊंगा अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं पढ़े हो, अगर तुम स्टेट बोर्ड से हो तो। सीबीएसई से हो तो तुम ऑलरेडी ये पहले क्लासेस में पढ़े हुए हो, क्लास 11th में पढ़े हुए हो, ठीक है। इन क्लास 11 सीबीएसई। अगर तुम किसी और बोर्ड से हो तो तुम नहीं पढ़े हो, तो तुम्हें ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा अभी स्किप करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं ये तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये अभी बीकॉम के सिलेबस में है लेकिन अभी नहीं है, वो बाद में जाकर है, तो जब आएगा हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मैं इसको स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे पता है तुम्हें समझ में, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है? मुझे सब पता है तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है ना, ये तो बाद में जाकर है ये टॉपिक। मैं अभी तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी अगर मैं ये समझाऊंगा तो पूरा आज का क्लास सिर्फ इसी पॉइंट को समझने में चला जाएगा। ये बाद में हमारे सिलेबस में आएगा, तब मैं समझाऊंगा, और तब मैं तुम्हें रिटर्न यहाँ लेकर भी आऊंगा और इस पॉइंट को दोबारा भी पढ़ाऊंगा, और उस टाइम बोलोगे अरे सर ये तो इतना ईजी था, ठीक है। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब जब किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड इसलिए कम हो जाता है बिकॉज लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब ये पॉइंट कैसे समझ में आएगा, देखो मान लो एक दुकान, ये एमबीए चाय वाला है, ठीक है। एमबीए वो तो डूब गया, ठीक है। मान लेते हैं ये टी एंड कॉफी दोनों बेचता है, टी कॉफी। इसका भी प्राइस 10 रुपए, इसका भी प्राइस 10 रुपए। ये 500 यूनिट बिकता है दिन में, ये 100 यूनिट बिकता है, ठीक है। अब इसको लगा कि चाय उसका ज्यादा फेमस है तो वो चाय का प्राइस को इंक्रीज कर दे, कितना कर दिया, 20 रुपए कर दिया। तो बहुत सारे लोग यहाँ से चाय पीने की वजह कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉफी में शिफ्ट। तो चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग टी को कॉफी से सब्स्टिट्यूट कर लिए, बहुत सारे लोग कॉफी की तरफ चले गए, इस वजह से टी का डिमांड कम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के मुकाबले वो चीपर हो जाता है। मान लो चाय का प्राइस अगर 10 रुपए की जगह 5 होता, 5 हो जाता, कम हो जाता, तो बहुत सारे लोग जो कॉफी पी रहे थे वो किधर आ जाते, वो चाय पीने आ जाते। क्यों 10 रुपए कॉफी का देंगे, इधर चाय 5 में मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए आ जाते। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब किसी कोई कमोडिटी सस्ता होता है तो बहुत सारे बाहर के लोग इसके अंदर आ जाते हैं, और जब कोई कमोडिटी महंगा होता है तो बहुत सारे लोग इसको छोड़कर किसी और कमोडिटी के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in price of the substitute. As a result, demand for the given commodity, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, तीसरा रीजन है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में तुम्हें एक मैं राज की बात बताने जा रहा हूं। क्या राज की बात है सर? इनकम में हमारा दो प्रकार का इनकम होता है, एक रियल इनकम होता है और एक नॉमिनल इनकम होता है सर, हम तो कभी नहीं सुने ऐसा। हाँ आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं।
इसका नाम है बुटकुन, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर है क्लास का, इसका नाम है बुटकुन, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बुटकुन है, एक भुतलू है, एक छोटा पंडित है, छोटा पंडित, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। आज बात करते हैं बुटकुन के बारे में। बुटकुन क्या बोलता है? बुटकुन बोला कि सर, सुनो सर सुनो, मैं पहले मतलब 2024 में, 2024 में, आज मान लेते हैं 2025 चल रहा है, हालांकि अभी भी 2024 ही चल रहा है, लेकिन चलो छोड़ो, मानेंगे क्यों बेकार में। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ही वैसा ले लेते, मान लेते हैं 2022 और अभी है 2024। ये बोला सर मुझे एक बात बताओ, 2022 में मेरा सैलरी था 10,000 रुपीज और मैं कॉमोडिटी ए खरीदता था जिसका प्राइस था 100 रुपए, तो मैं कितना यूनिट्स खरीदता था? मैं महीने का 100 यूनिट्स खरीदता था, तो 100 × 100 मेरा पूरा 10,000 रुपीज उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को खरीदने को खर्च हो जाता था। मैं बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो कॉमोडिटी ए तुझे बहुत पसंद होगा। हाँ सर, मैं कॉमोडिटी ए को कंज्यूम करके मैं जीवन भर जिंदा रह सकता हूँ, इस वजह से मैं कॉमोडिटी ए खाली खरीदता हूँ। मैं बोला अच्छी बात है, तो क्या प्रॉब्लम है बता। तो बोला अभी मेरा इनकम 20,000 है, मेरा कंपनी वाला बोलता है कि हम आपका सैलरी डबल कर दिए हैं, हम आपका सैलरी 2 साल में डबल कर दिए हैं। सर मेरा कितना तरक्की हो गया, पहले 10,000 मिलता था, अब 20,000 मिल रहा है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू बता कॉमोडिटी ए का अभी प्राइस कितना है? सर बोला कॉमोडिटी ए का प्राइस तो सर 200 रुपए है अभी। कितना यूनिट्स खरीदते हो? वही 100 यूनिट्स खरीदता हूँ सर। तो 200 × 100 = 20, पूरा 20,000 रुपये मेरा वहीं खर्च हो जाता है। मैं बोला कि क्या सच में तेरा इनकम इंक्रीज हुआ है? तो वो सोच में पड़ गया, बुटकुन को सोच में पड़ गया, उसका दिमाग में सल आ गया, सोचने लगा क्या करूं, क्या बोलूं, क्या सच में मेरा इनकम बढ़ा है? सोच कर बताओ। वैसे तो इनकम इंक्रीज हुआ है, वैसे तो इनकम पहले 10,000 था, अब इंक्रीज होकर 20,000 हो गया, लेकिन क्या रियलिटी में मिस्टर ये जो बुटकुन है, ये बुटकुन क्या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वो 10,000 में क्या अफोर्ड कर पा रहा था? वो 100 यूनिट्स अफोर्ड कर पा रहा था, ये रहा यूनिट्स, 100 यूनिट्स अफोर्ड कर पा रहा था। आज 20,000 में वो कितना का अफोर्ड कर पा रहा है? वही 100 यूनिट्स अफोर्ड कर पा रहा है। तो जितना से उसका सैलरी बढ़ा, उतना से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ गया। तो क्या रियलिटी में उसका इनकम बढ़ा है? देयर इज नो इंक्रीमेंट। वैसे तो देखोगे तो 100% का इंक्रीमेंट है, लेकिन इन रियल टर्म्स, रियल इनकम की बात करूं तो देयर इज नो इंक्रीमेंट। रियल इनकम का मतलब होता है हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन अफोर्ड, तुम कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। पहले ये 100 यूनिट्स खरीद सकता था, आज भी ये 100 यूनिट्स खरीद सकता है, तो क्या रियलिटी में इसका कोई इनकम का इंक्रीमेंट हुआ है? देयर इज नो इनकम इंक्रीमेंट, कोई इनकम का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है इन रियल टर्म्स। इन नॉमिनल टर्म्स, नॉमिनल टर्म्स में बात करें तो इनकम 100% से इंक्रीज हो गया। पहले 10,000 कमाता था, 20,000 कमाता है। बात समझ में आया? तो यहां पर आते हैं, जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इनकम चेंज हो जाता है लोगों का, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी फॉल्स, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो हमारा रियल इनकम इंक्रीज हो जाता है, हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। मान लो मेरे पॉकेट में 100 रुपए है, डेयरी मिल्क का प्राइस 10 रुपए था, तो मैं 10 यूनिट खरीद पाता। अब डेयरी मिल्क में डिस्काउंट लग गया, अब डेयरी मिल्क हो गया 5 रुपए का, तो अब मैं कितना यूनिट खरीद पाऊंगा? अब मैं 20 यूनिट खरीद पाऊंगा, तो मेरा रियल इनकम इंक्रीज हो गया। इट इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर, दैट इज रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एज अ रिजल्ट he can purchase more of a given commodity with the same money income। अब इसके पहले हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पढ़े थे, अभी हम इनकम इफेक्ट पढ़े, दोनों को मिलाकर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट,
दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्राइस इफेक्ट बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो चीज होता है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक इनकम इफेक्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे प्राइस इफेक्ट का, तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, दोनों को मिलाकर एग्जाम में लिखकर आ जाना है। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 4 में, एडिशनल कस्टमर। जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो बहुत सारे एडिशनल कस्टमर उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10,000 है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इनकम 10,000 नहीं है। मैं उसको खरीदना तो चाहता हूं, या मैं उसको कभी आज तक नहीं खरीदा, मैं उस प्रोडक्ट का कभी कस्टमर था ही नहीं, बिकॉज वो मेरे रेंज के बाहर था। वो पर्टिकुलर ब्रांड, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे रेंज के बाहर था। जब उसका प्राइस कम हुआ तो मैं उसको खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या मैं उसका पहले कस्टमर था? नहीं, अब मैं एक नया कस्टमर हूं जो उस कमोडिटी को खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो एडिशनल कस्टमर, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, many new consumers who are not in a position to buy earlier due to its high price starts purchasing it। बहुत सारे लोग उसको परचेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो अब कार है, जैसे बहुत सारे लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कार का प्राइस कम हो जाए तो बहुत सारे लोग जो कार पहले नहीं खरीदने वाले थे अब खरीदना शुरू कर देंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल कस्टमर। जो खरीदते हैं वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन जो नहीं खरीदते हैं कार, जो टू व्हीलर खरीदने वाले थे, अब वो फोर व्हीलर खरीदना शुरू कर देंगे अगर फोर व्हीलर का प्राइस मार्केट में कम हो जाए। क्लियर है बात? आ जाओ नेक्स्ट, डिफरेंट यूजेस। अगर किसी कॉमोडिटी को हम मल्टीपल यूज में लगा सकते हैं, जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क को हम बहुत सारे यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मिल्क बच्चे को पिला सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, और बहुत सारे और दही बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज यूजेस होता है मिल्क का। तो मिल्क का अगर मल्टीपल यूज है, मान लो अभी मिल्क का प्राइस 50 रुपीज चल रहा है, ठीक है, अभी 50 रुपीज चल रहा है मान लेते हैं, तो हम इसको बहुत सारे जगह में यूज करते हैं। मेरे घर में दिन में 10 लीटर आता है, और मैं 2 लीटर हमारे घर के बच्चे पी जाते हैं, 2 लीटर का हम मिठाई बना लेते हैं, 2 लीटर का हम चाय पी जाते हैं, 2 लीटर का हम मान लो दही जमा देते हैं, और 2 लीटर का हम कुछ और कर लेते हैं। तो दिन में हम 10 लीटर का कंजम्पशन करते हैं, मतलब 50 रुपए इंटू 10 रुपए, हम दिन में 500 रुपए का मिल्क यूज करते हैं। अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 150 हो जाता है, तो तुम्हें लगता है कि हम 10 लीटर यूज करेंगे? नहीं, हम इसको बहुत लिमिटेड कर देंगे। बच्चों को पिलाना जरूरी है तो ये तो यूज होगा ही, मिठाई खाना जरूरी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। दही जमाना मान लो कम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करके 1 लीटर कर देंगे। और अन्य यूज में जो भी है हम इसको अगर अर्जेंट नहीं है तो कैंसिल कर देंगे। तो हमारा कंजम्पशन कितना होगा? ओनली 3 लीटर्स। तो 10 लीटर से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 3 लीटर। लेकिन अगर इस कॉमोडिटी का यूज हमारे घर में सिंगल यूज होता, सिर्फ बच्चे ही पीते हैं, और हम और दूध मंगाते ही नहीं, सिर्फ 2 ही लीटर मंगाते हैं और उसको बच्चे पी जाते हैं, तो तुम बताओ क्या प्राइस 150 हो, चाहे 1150 हो, चाहे कुछ भी हो, क्या हम वो 2 लीटर को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे पिएंगे, वो तो लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब किसी कॉमोडिटी का मल्टीपल यूजेस होता है, जब हम उसको बहुत सारी जगह में यूज करते हैं, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हम उसके क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमोडिटी सिर्फ एक ही जगह में यूज हो रहा है तो हम उसके क्वांटिटी को ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस। Some commodities like milk, electricity, etc. have several uses, some of which are more important than the others. When price of such goods rises, say milk increases, its uses gets restricted to the most important use only. और अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो हम उसको मल्टीपल जगह में यूज करना शुरू कर देंगे, जिससे उसका डिमांड इंक्रीज हो जाए। क्लियर है बात यहाँ तक? हम आज के क्लास में अभी तक फिलहाल 5 पॉइंट पढ़े हैं। क्या क्या 5 पॉइंट था हमारा? एक बार फटाफट से देखते हैं 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था हमारा, सबसे पहले हम पढ़े, फर्स्ट पॉइंट हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आगे जाकर तुम्हें समझ में आएगा। सेकंड था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा था हमारा इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट क्या बनता है? प्राइस इफेक्ट बनता है। और उसके बाद एडिशनल कस्टमर, और आखिरी में पढ़े हम लोग डिफरेंट यूज। तो ये था रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में जो आने का प्रोबेबिलिटी होता है। हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को। आज के लिए हम यहीं स्टॉप करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में हमें एक और क्लास लगेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे आगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।